Morning to everyone. My name is Jagriti Chitral and today we are going to study chapter 1 crop production and management from class 8 science textbook. क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हम सबसे पहले क्रॉप की डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि व्हाट इज क्रॉप. सो क्रॉप इज व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल. इट इज कॉल्ड एज क्रॉप. जब प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, एक ही तरह के बहुत सारे प्लांट एक लार्ज स्केल पे एक लैंड पर उगाए जाएं. जब सेम तरह एक ही तरह का प्लांट बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में एक लैंड पर उगाया जाए, उस चीज को क्या बोलते हैं हम? क्रॉप. इंग्लिश में क्या लिखा है? व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड एज क्रॉप. फॉर एग्जाम्पल, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. wheat मतलब गेहूं. जब गेहूं की फसल उगाई जाती है एक जगह पे लार्ज अमाउंट पे, सिर्फ उसमें गेहूं की फसल होती है. ये नहीं कि गेहूं की फसल भी हो गई, आप उसी जगह पे आप चावल की फसल भी उगा रहे हो, आप मकई की फसल भी उगा रहे हो. नहीं, जब एक ही तरह के प्लांट मतलब एक ही गेहूं की फसल उगा रहे हो और सारी जगह गेहूं, उस पूरी प्लेस पे गेहूं की फसल ही उग रही है, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉप ऑफ व्हीट. गेहूं की फसल, गेहूं की फसल. अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप की, कि क्रॉप को कैसे क्लासिफाई किया जाता है. देखिए, इंडिया में तरह आपको डिफरेंट सीजन्स मिलेंगे. टाइम टू टाइम सीजन्स वेरी करते रहते हैं. तो हम इंडिया में क्लासिफिकेशन करते हैं, क्रॉप की डिवीजन कैसे करते हैं कि कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप उगनी चाहिए. तो सीजन्स के बेसिस पे हम क्रॉप की क्लासिफिकेशन करते हैं. तो दो तरह के हम क्रॉप्स बेसिकली इसको क्लासिफाई करते हैं. क्रॉप दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है, खारिफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स. पहले हम खारिफ क्रॉप्स को करते हैं. खारिफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो कि रेनी सीजन में उगाई जाती हैं या बोई जाती हैं. ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लाउड्स बनाए हैं. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि खारिफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो कि रेनी सीजन में हम उगाते हैं. अब आप बताइए, इंडिया में रेनी सीजन कब से कब तक होता है? जून टू सितंबर. अक्टूबर में तो ठंड आ जाती है और मई में थोड़ी गर्मी रहती है. तो जून टू सितंबर में हम खारिफ क्रॉप्स, जब जब रेनी सीजन होता है तो हम खारिफ क्रॉप्स उगाते हैं. एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं, मैंने हिंदी में भी लिखे हुए हैं. जिनको इसका मतलब हिंदी में नहीं पता वो अच्छे से समझ सकते हैं. कौन सी हम मतलब बारिशों में हम कौन सी खेती करते हैं. पैडी मीन्स चावल. आपने चावल की खेती अगर देखी होगी, चावल इतना इतना पानी में डिप होता है, चावल. मेज मतलब मकई. सोयाबीन आप घर में खाते होंगे. सोयाबीन. ग्राउंडनट मूंगफली की भी जो फसल उगती है वो कौन से सीजन में उगती है? रेनी सीजन में. कपास, कॉटन देखा ना आपने, वो भी रेनी सीजन में उगाया. तो खारिफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जो रेनी सीजन में उगाई जाती है. अब आपने सोचना है इंडिया में रेनी सीजन कब से कब होता है? जून टू सितंबर. एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे कि चावल, पैडी, मेज, मकई, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन. अब हम बात करते हैं राबी क्रॉप्स की. क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन. जो क्रॉप्स विंटर सीजन में उगाई जाती हैं, जो फसल विंटर सीजन में, जो फसल सर्दी के मौसम में उगाई जाती है, उस क्रॉप को हम क्या बोलते हैं? राबी क्रॉप्स. अब आप सोचो, इंडिया में सर्दी कब पड़ती है? तो पड़ती है अक्टूबर टू मार्च में. अक्टूबर टू मार्च में सर्दी पड़ती है. एग्जाम्पल्स की बात करें तो वीट, गेहूं हमारा सर्दी के सीजन में उगाया जाता है. ग्राम, चने हमारे सर्दी के सीजन में. मटर सर्दी के सीजन में उगाए जाते हैं. मस्टर्ड, सरसों सर्दी के सीजन में. लिनसीड, अलसी आपने अपने घर में देखी होगी, लिनसीड को बोलते हैं अलसी, वो भी सर्दी के सीजन में उगाई. अब आपने देखा होगा अक्टूबर टू मार्च और जून टू सितंबर आपके कौन से महीने मिस हो रहे हैं. उन महीनों में बेसिकली जो बची वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो उगाए जाते हैं. ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया क्रॉप का ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन. हम सीजन के बेसिस पे क्रॉप को क्लासिफाई करते हैं. अब हम आ जाते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस के ऊपर कि एग्रीकल्चर में कौन सी प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होती हैं जिससे हमें एक प्रॉपर और एक अच्छी फसल मिल सके. कौन से स्टेप्स यूज होते हैं कि हमें एक अच्छी फसल मिल सके.
सबसे पहला कौन सा है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जो सॉइल जिसमें हमने फसल उगानी है उसकी तैयारी कैसे करते हैं, मतलब उसको तैयार कैसे करते हैं कि अब ये फसल उगाने के लिए तैयार है। दूसरा क्या है? सोइंग। सोइंग मतलब बीज को ऐसे ऐसे सो करना उसके अंदर। तीसरा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स मतलब कौन से खाद आपने डालने हैं ताकि वो आपकी जो फसल है वो अच्छी उग सके। फोर्थ है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब आपको कैसे कैसे उसको पानी देना है ताकि फसल अच्छी आगे बढ़े। फिफ्थ है हार्वेस्टिंग, आपने कैसे कैसे हार्वेस्ट करना है फसल को। सिक्स्थ है स्टोरेज। आप स्टोरेज मतलब आप उसको कहाँ इतनी देर स्टोर कैसे करके रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको गंदी जगह स्टोर कर दें, वहां उसके चूहे वगैरह या कुछ और कोई खा जाए, तो ऐसे नहीं करना है। तो ये बेसिकली आपके स्टेप्स है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, ये भी एक स्टेप है। वीड्स का मतलब मैंने आपको लिखा हुआ है अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल प्लांट दैट अफेक्टेड द ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो कि हमारा बेसिक जो प्रैक्टिसेस हैं जो एग्रीकल्चर में यूज होती है उसका पहला स्टेप के बारे में। फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, ये मैंने पॉइंट्स में लिख रखा है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको बुक में सारा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं। फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमारा पहला स्टेप है किसी भी फसल को उगाने के लिए, किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, इन दिस वी टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। इसमें हम क्या करते हैं? सॉइल को टर्न करते हैं और लूज छोड़ देते हैं, लूज कर देते हैं। मतलब ऐसा होता है, एक तो प्लेन, बिल्कुल प्लेन सरफेस होता है, बिल्कुल हार्ड सरफेस होता है, ठीक है, पर इसमें क्या करते हैं हम? बेसिकली उसको ऐसे टर्न करते हैं, लूज करते हैं। दिस लूजन सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजीली। हम क्यों करते हैं ये? इसीलिए करते हैं ताकि ब्रीथ, ताकि वो जो अंदर की जो सॉइल जगह है वो सांस ले सके, ताकि अगर हम उसमें कोई भी प्लांट ग्रो या कोई भी क्रॉप ग्रो करने की कोशिश करें तो वो इजीली ग्रो हो सके। और क्यों करते हैं हम ऐसा? क्यों लूजन और टर्न द सॉइल और लूज क्यों करते हैं उसे? इट इज इम्पॉर्टेंट एज थ्रू दिस सॉइल कैन टेक मैक्सिमम ऑफ वाटर, ताकि उसमें अच्छे से पानी जा सके, एयर जा सके, सनलाइट जा सके और न्यूट्रिएंट्स जा सके। हम बेसिकली 5 चीजों की वजह से हम ये टर्निंग ऑफ द सॉइल एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो रूट्स हैं, जो भी हम प्लांट उगा रहे हैं उसकी रूट्स अच्छे से सांस ले सके, ब्रीथ कर सके, उनको अच्छे से पानी मिल सके, एयर मिल सके, सनलाइट मिल सके एंड न्यूट्रिएंट्स मिल सके। ओके, इसको भी मैं क्लाउड आपको शेप दे देती हूँ, इसको ब्रीथ वर्ड को। तो इसलिए हम ये बेसिकली टर्निंग ऑफ द सॉइल एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल। आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस प्रोसेस को कहा क्या जाता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज टिलिंग और प्लोइंग। क्या कहते हैं? टिलिंग और प्लोइंग। ये किया किससे जाता है? दिस इज डन बाय प्लो। हम इस मतलब इसको बोला जाता है, अगर हम किसी और लैंग्वेज में बोलना चाहें, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन प्लोइंग। कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम ये सब कर सकते हैं? किससे? फ्लो से। अब फ्लो के यूजेस पढ़ लेते हैं। टिलिंग द सॉइल, जो मैंने आपको बताया, टिलिंग मतलब लूजनिंग और टर्निंग को बोलते हैं हम टिलिंग। टर्निंग और लूजनिंग द सॉइल को हम क्या बोलते हैं? टिलिंग और फ्लोइंग। ये किया किससे जाता है? फ्लो। फ्लो के क्या यूजेस है? टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, मतलब मैन्योर या फर्टिलाइजर, ताकि ग्रोथ अच्छी हो सके क्रॉप की, इसलिए। रिमूविंग द वीड्स, वीड्स मैंने आपको बताया था अनवांटेड और अनडिजायरेबल प्लांट, जो कि एक क्रॉप के साथ उग जाते हैं और उसको हम काट देते हैं ताकि वो बाकी जो क्रॉप है उसकी ग्रोथ को अफेक्ट ना करे। और टर्निंग ऑफ द सॉइल, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर टिलिंग और फ्लोइंग। अब हम बात करते हैं, जो हमने पहला आपको बताया था इंस्ट्रूमेंट जो फ्लो हम यूज करते हैं वो ट्रेडिशनल टूल था। अब कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं टिलिंग और फ्लोइंग के लिए? अब यूज होता है, पहला इंस्ट्रूमेंट है हो, सिंपल टूल। इट इज एन सिंपल टूल यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स, वीड्स मैं आपको बता चुकी हूँ, एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। पहला इंस्ट्रूमेंट जो ट्रेडिशनल टूल था वो था आपका फ्लो, और जो अब इंस्ट्रूमेंट यूज होता है टिलिंग और फ्लोइंग के लिए उसको बोलते हैं हम हो।
अब सेकंड नंबर पे जो बहुत ही एडवांस इंस्ट्रूमेंट आ चुका है टिलिंग और प्लोइंग के लिए, वो आता है कल्टीवेटर। इसमें मतलब कोई मैन पावर यूज नहीं होती। ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर, इट्स अ ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। एक इंसान ट्रैक्टर चलाएगा, उसके पीछे कल्टीवेटर लगा होगा। इसका मेन काम क्या है? इट सेव्स टाइम एंड लेबर। ये टाइम सेव करता है और लेबर सेव करता है। इसमें एक ही इंसान सारा काम, कल्टीवेशन का सारा काम कर देता है, मतलब प्लोइंग और टिलिंग का सारा काम कर देता है। तो इस हम इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे? कल्टीवेटर। अब हम आते हैं अपने सेकेंड प्रैक्टिस पे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद। ये आपको आई थिंक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सारा समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप की, जो कि बेसिक प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में यूज किया जाता है, दैट इज सोइंग। तो इसमें क्या किया जाता है? बेसिकली गुड क्वालिटी, क्लीन और हेल्दी सीड्स सिलेक्ट किए जाते हैं। अच्छी क्वालिटी के साफ और हेल्दी सीड्स सिलेक्ट किए जाते हैं। किसके द्वारा? बाय द फार्मर्स बिफोर सोइंग। सीड्स सोने से पहले, सीड्स डालने से पहले फार्मर्स गुड क्वालिटी, क्लीन और हेल्दी सीड्स को सिलेक्ट करता है, ताकि उसकी जो क्रॉप की ग्रोथ हो वो अच्छी हो, वो अच्छी उसको फसल मिले। फॉर हाई यील्ड, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, फार्मर्स पहले क्या करता है? गुड क्वालिटी, क्लीन और हेल्दी सीड्स को सिलेक्ट करता है सो करने से पहले, ताकि उसकी जो फसल उगे वो बहुत अच्छी उगे। अब ये एक्टिविटी आपकी बुक में गिवन है। इसमें ये एक्टिविटी में क्या पूछा गया है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सीड हेल्दी है, कौन सा सीड इज अनहेल्दी और नॉट गुड फॉर योर क्रॉप। ये आपको कैसे पता चलेगा? तो इसमें आपको क्या करना है? एक बीकर लेना है, उसको पानी से आधा, या फिर आप लगा लो आधा, आप उसको पानी से भर लो, हाफ ऑफ द बीकर आप उसको पानी से भर लो। उसके बाद क्या करना है? आपने कुछ सीड्स लेने हैं। उन सीड्स को आपने उस बीकर के अंदर डाल देना है। आप उस बीकर के अंदर उस सीड्स को डाल दोगे। जब उस बीकर के अंदर आप सीड्स को डाल दोगे, उसको स्टर कर देना है। स्टर करने के बाद आपको क्या पता चलेगा कि कुछ जो सीड्स होंगे वो ऊपर, पानी के ऊपर तैर रहे होंगे, और कुछ जो सीड्स होंगे वो पानी के नीचे बिल्कुल सिंक हो जाएंगे। कुछ सीड्स फ्लोट करेंगे, कुछ सीड्स पानी में सिंक कर जाएंगे। तो इससे हमें ये क्या पता चलता है? इस एक्टिविटी के करते टाइम हमें ये पता कर चलता है कि जो सीड्स पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं वो होते हैं हमारे डैमेज सीड्स, मतलब अनहेल्दी सीड्स। अगर आप उनको यूज करोगे तो आपकी क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी। और आप अगर उन सीड्स को यूज करोगे जो सीड्स नीचे बैठ चुके हैं, जो सिंक हो चुके हैं, वो है आपके हेल्दी सीड्स। अब ये ऊपर क्यों तैर रहे हैं? ये डैमेज सीड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर, सीड्स के अंदर हल्का सा होल हो गया होता है। उस होल की वजह से ये पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। तभी हम इनको अनहेल्दी या डैमेज सीड्स बोलते हैं। और जो कि एक फार्मर ये चीज करता है बिफोर सिलेक्टिंग, और बिफोर सिलेक्टिंग द सीड्स। ठीक है, तो डैमेज सीड्स हमें नहीं लेने हैं, हमें वो सीड्स लेने हैं जो सिंक कर जाए, क्योंकि वो हेल्दी सीड्स है, उनमें कोई भी होल नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक्टिविटी का ये मतलब है। बात करेंगे कि कौन से टूल्स यूज होते हैं सोइंग के अंदर। सोइंग के अंदर कौन से टूल्स यूज होते हैं? पहले हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में जो टूल्स यूज होते हैं वो पढ़े थे। कौन से थे? प्लो, हो, कल्टीवेटर, ये सब। अब हम बात करेंगे कि कौन से टूल्स सोइंग में यूज होते हैं। देखिए, दो तरह के टूल्स होते हैं, एक तो ट्रेडिशनल टूल होते हैं, एक मॉडर्न टूल। ट्रेडिशनल टूल वो होते थे जो हमारे पुराने एंसेस्टर्स वगैरह यूज करते थे सोइंग के लिए, और मॉडर्न टूल वो होते हैं जो हम आजकल यूज कर रहे हैं सोइंग। सो ट्रेडिशनल टूल में कौन सा टूल आता था? एक फनल टाइप एक टूल आता था जो सोइंग के लिए यूज होता था। आपकी बुक में इतना ही गिवन है, शेप लाइक अ फनल टाइप टूल होता था जो सोइंग के लिए यूज होता था। मॉडर्न टूल के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है। मॉडर्न टूल कौन सा था? सीड ड्रिल। मॉडर्न टूल कौन सा है? सीड ड्रिल यूज किया जाता है। इसके यूजेस करते हैं, यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ द ट्रैक्टर। इसको अकेले नहीं, ट्रैक्टर की मदद के साथ इसको सीड ड्रिल को यूज किया जाता है। यूजेस की बात करें, सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इसका यूज क्या है कि ऐसा नहीं है कि एक प्लांट यहाँ है तो एक प्लांट यहाँ है, नहीं, इक्वल डिस्टेंस पे सारे जो प्लांट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे, दोनों के बीच में, दो प्लांट्स के बीच में सेम गैप होता है, और डेप्थ, उनकी जो डेप्थ होती है वो भी सेम होती है।
ये नहीं कि एक प्लांट इतनी हाइट का तो एक प्लांट इतनी हाइट का, ऐसा नहीं होगा, सेम हाइट होगी, सेम डिस्टेंस होगा। और दूसरा इसका यूज क्या है, सेव्स टाइम्स एंड लेबर, हमने कल्टीवेटर में पढ़ा था, इट सेव्स टाइम्स एंड लेबर। सिमिलरली जो मॉडर्न टूल है वो सेव क्या क्या सेव करता है, टाइम एंड लेबर। सेकेंड इसके यूज की बात करते हैं, इट प्रोटेक्ट्स द सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, ये सीड्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि उसको जब सोइंग के टाइम क्या होता है कि सीड्स कई बार जो अपने बर्ड्स होते हैं वो खा जाते हैं, तो ये क्या करता है, ये उनको अच्छे से सो करता है ताकि वो बर्ड्स वो सीड खा ना सके और अच्छी क्रॉप हो सके। ठीक है, तो इसमें ये कैसे कवर करता है, ये कैसे प्रोटेक्ट करता है, एज इट कवर द सीड्स विद सॉइल, ये सॉइल से सारे सीड्स कवर कर देता है ताकि उसको पक्षी या बर्ड कोई खा ना सके। तो ये आपका बेसिकली सोइंग खत्म हो गया। अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप पे, जो है एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, अभी तक हमने 2 स्टेप पढ़े, पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा सोइंग, दोनों के ट्रेडिशनल टूल और मॉडर्न टूल पढ़े। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। पहले डेफिनेशंस पढ़ते हैं कि मेन्योर और फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं। Substances added in the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called as manure and fertilizers. ऐसे सब्सटेंस जो हम सॉइल के अंदर डालते हैं ताकि हमारी क्रॉप अच्छी हो सके, उसको क्या बोलते हैं, मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब क्वेश्चन एक उठता है कि मेन्योर और फर्टिलाइजर्स क्यों डालने होते हैं, सॉइल के अंदर खुद भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे जो प्लांट को ग्रो उसको अच्छी ग्रोथ होने में उसकी मदद करेंगे, तो मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इसलिए डाले जाते हैं, उसका आंसर नीचे लिखा है। क्या होता है, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, बार बार किसी जगह को उसके जोतने से, अगर हिंदी में बोलूं, जो उसको बार बार उसकी जो जगह पे अगर हम बार बार खेती बाड़ी करेंगे, एक जगह पे हम अगर बार बार खेती बाड़ी करेंगे तो क्या होगा कि उस सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, तो उसके लिए हम ऐड करते हैं मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। Continuous cultivation of crops made the soil poor in nutrients. Therefore, farmers have to add manure and fertilizers to replenish the soil with nutrients. और इस सारे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेन्योरिंग। अब हम बात करेंगे मेन्योर और फर्टिलाइजर्स के क्या यूजेस होते हैं, इनको यूज करने से हमें क्या फायदा होगा अगर हम एक एज अ फार्मर सोचें। तो इट इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है, एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। सॉइल जितना वाटर रिटेन करेगा उतनी अच्छी क्रॉप यील्ड होगी, उतनी अच्छी हमारी क्रॉप की ग्रोथ होगी। तो बेसिकली इसका यूजेस यही है कि ये सॉइल टेक्सचर को इम्प्रूव करता है एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। सेकेंड पॉइंट की बात करें, इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, ये सॉइल को फुल ऑफ रिप्लेनिश करता है, किससे, न्यूट्रिएंट्स से। अगर हम बात करें कि कोई और मेथड भी हो सकता है, अगर हम मान लो मेन्योर या फर्टिलाइजर्स को ऐड ना करना चाहें तो हम अपने सॉइल को कैसे रिप्लेनिश कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल इज क्रॉप रोटेशन। कौन सा मेथड है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, it is done by growing different crops alternatively. It is done by growing different crops alternatively. Different crops by growing different crops alternatively का मतलब ये होता है कि एक ही लैंड पे, मान लीजिए आपने अभी वीट ग्रो करी, ठीक है, आपने गेहूं उगाया, गेहूं उगाने के बाद जब गेहूं की फसल कट गई तो उसको आपने रेस्ट दिया कुछ टाइम के लिए, फिर आपने उसमें पैडी यानी चावल की फसल उगा दी, तो उससे क्या होगा कि वो जो क्रॉप जो उसको न्यूट्रिएंट्स गेहूं में मिलने थे वो चावल से अलग हो गए, और चावल वाले मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप ग्रो करनी है एक लैंड पे। जैसे आपने गेहूं की उगाई तो उसके बाद अगली आपने दूसरी क्रॉप उगानी है, सिर्फ गेहूं ही नहीं उगानी, तो इससे भी आपकी जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होंगे, रिप्लेनिश होंगे। अब हम बात करते हैं मेन्योर और फर्टिलाइजर्स, दो डिफरेंट टर्म है पर लेकिन काम एक कर रही है सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देने का, तो हम डिस्कस करते हैं कि इनके बीच का मेन डिफरेंस क्या है, क्या इन दोनों को, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग बनाती है। तो हम पढ़ते हैं, जो मेन्योर है
जो मैंने क्लाउड में ही आपको बनाए हुए हैं ना, ये जो क्लाउड में वर्ड्स लिखे हुए हैं, मेन डिफरेंस यही है, आगे पीछे तो सब वर्ड्स ऐड करे हुए हैं। तो हम पढ़ते हैं, जो मेन्योर है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है। जो मेन्योर है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है। कैसे मिलता है? डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग। कैटल डंग आप समझते होंगे, जो भैंस का गोबर वगैरह होता है, उससे डिकम्पोज, जब वो डिकम्पोज हो जाता है वो मेन्योर से हमें मेन्योर बनाने में मदद करता है। और प्लांट रेजिड्यू, उससे हमें मेन्योर मिलता है। तो मेन्योर क्या है? मेन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस। फर्टिलाइजर की बात करें, सो इट इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। मेन्योर क्या है? नेचुरल सब्सटेंस। आप कैसे याद रखोगे कि मेन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है? आप ये याद रखो कि मेन्योर का जो एम है वो एम से आपको याद आएगा कि मेन्योर है तो एक नेचुरल, ये एक नेचुरल कैसे? क्योंकि एन स्टार्ट होता है, जो नेचुरल वर्ड स्टार्ट होता है वो एन से स्टार्ट होता है। तो आप इसको याद रख सकते हो कि हाँ, मेन्योर है तो क्या होगा? एक नेचुरल सब्सटेंस होगा, उससे अगला अल्फाबेट। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि मेन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस। कैसे मिलता है? डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यू। ये मैं ऐसे कर देती हूँ, डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यू। और जो फर्टिलाइजर है वो एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। हम आते हैं अपने सेकंड वाले डिफरेंस पे, प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स मतलब ये फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है। फील्ड में क्यों प्रिपेयर किया जाता है? क्योंकि ये डिकम्पोज होगा कैटल डंग और प्लांट रेसिड्यू से। डिकम्पोज होगा तो ये दैट्स व्हाई इसको प्रिपेयर किया जाता है फील्ड्स के अंदर। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसको क्या है? ये मैन मेड है तो इसको हम फैक्ट्रीज में, बेसिकली हम इसको फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करेंगे। ये तो एफ आप इजीली याद रख सकते हो। जो मेन्योर है वो फील्ड्स में प्रिपेयर किया जाता है। फील्ड्स में क्यों किया जाता है? क्योंकि ये डीकम्पोज होता है कैटल डंग से और प्लांट रेजिड्यू के डीकम्पोजिशन से, तो ये फील्ड्स में। और जो फर्टिलाइजर्स है मैन मेड है तो फैक्ट्रीज में इसको हम बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। क्या प्रोवाइड करता है? ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल में। और ये तीसरा पॉइंट क्या है? ये प्रोवाइड नहीं करता ह्यूमस। सिंपल सी बात है, ये ह्यूमस प्रोवाइड करता है, ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है। ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है। चौथे पे आते हैं, लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। देखिए एक नेचुरल सब्सटेंस है तो जितना इसमें न्यूट्रिएंट होगा ये उतना ही देगा। पर ये जो मैन मेड चीज होती है ना, वो हम इंसानों के हाथ में होती है कि जितना मर्जी न्यूट्रिएंट हम इसमें ऐड करना चाहें। तो मतलब जितने मर्जी आप लगा लो, जितने मर्जी न्यूट्रिएंट्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जितने मर्जी केमिकल्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में होता है फर्टिलाइजर्स। तो बेसिकली फोर्थ पॉइंट क्या है? लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये नेचुरल है, जो मतलब बन गया, जो डिकम्पोजिशन से बन गया। पर इसमें क्या है? ये मैन मेड है तो ये हमारे हाथ में है कि कितना मर्जी न्यूट्रिएंट हम देना चाहें उसके अंदर। तो इसमें क्या है? वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। कैसे? हम कौन सी चीज, एग्जांपल्स क्या है इसके? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। हम बात करेंगे इरिगेशन के बारे में, जो हमारा प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर में फोर्थ स्टेप है। इरिगेशन में बेसिकली क्या होता है कि हम पानी देते हैं, ताकि जो वाटर, इरिगेशन का मतलब ही होता है कि आप अपनी क्रॉप को पानी दे रहे हो, ठीक है। हिंदी में इसका मतलब, बाकी मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या आपकी बुक में गिवन है। पहले हम देखते हैं कि वाटर इंपॉर्टेंट क्यों है। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ सिर्फ प्लांट्स के बारे में बात नहीं करी गई है। एज अ ह्यूमन बीइंग आप सोच के देखिए कि आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वाटर कितना इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली प्लांट्स के केस में है। वाई एसेंशियल, इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। अगर आपकी सॉइल ड्राई होगी तो जर्मिनेशन, जो अंकुरन आपने वर्ड सुना होगा, प्लांट्स आगे बढ़ेंगे नहीं। बीज प्लांट का रूप नहीं ले पाएगा, सीड प्लांट का रूप नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? क्योंकि सॉइल जो है वो ड्राई है। सॉइल वेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इरिगेशन, आपको उसको पानी देना पड़ेगा। तो बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन, दैट्स व्हाई इरिगेशन इज इसेंशियल। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या बोलती है? सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड एज इरिगेशन। पानी की सप्लाई क्रॉप्स को देनी है रेगुलर इंटरवल्स पे, ये नहीं कि एक बार दे दिया।
आपको रोज उनको पानी देना है ताकि क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे से हो सके। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? इरिगेशन। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। इरिगेशन जो इरिगेशन किस पे वेरी, मतलब इरिगेशन वेरी करती है। इरिगेशन वेरी कैसे करती है? टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। कैसे वेरी करती है? क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने वीट को भी मतलब 2 बार दिन में पानी दिया, ठीक है, टाइम की बात कर लेते हैं, 2 बार ही आपने राइस को पानी दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता। राइस को कम पानी चाहिए, वीट को ज्यादा पानी चाहिए, ठीक है। क्या पता वीट को 2 से ज्यादा बार पानी देना और राइस को 2 बार भी पानी की जरूरत ना हो। तो ये क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है। जिस मिट्टी में उगाया जा रहा है उस मिट्टी में भी पानी कितना जाना चाहिए ये भी वेरी करता है। सीजन टू सीजन वेरी करता है। जो विंटर क्रॉप्स होती है उनमें इतना पानी देने की जरूरत नहीं होती, जो समर क्रॉप्स होती है उनमें पानी देने की ज्यादा जरूरत होती है। मैंने आपको बताया था ना खारिफ और राबी क्रॉप्स के बारे में। 2 तरह की हम सीजन के बेस पे क्रॉप्स को क्लासिफाई करते हैं। तो सीजन टू सीजन, सॉइल टू सॉइल, क्रॉप टू क्रॉप हमारा इरिगेशन लेवल और टाइम वो वेरी करता रहता है। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया समर्स या विंटर्स की बात कर लेते हैं। तो इन समर इरिगेशन इज हाई, मतलब वाटर सप्लाई आपको पौधों को ज्यादा देनी पड़ेगी या क्रॉप को ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों ज्यादा देनी पड़ेगी? बिकॉज देयर इज एन इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल एंड लीव्स। जैसे कि आप अगर उसको पानी दोगे, समर ज्यादा है, टेम्परेचर हाई है, क्या होगा? गर्मी बढ़ेगी। गर्मी बढ़ेगी तो आप जो पानी दोगे वो जल्दी इवेपोरेट होगा सॉइल और लीव से। दैट्स व्हाई इरिगेशन आपको ज्यादा पानी की सप्लाई आपको ज्यादा देनी पड़ती है समर में एज कंपेयर टू विंटर्स। करेंगे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन की, कि ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जहां से हमें पानी मिलता है। ये तो आपको सबको पता ही होगा, हमें वेल्स से पानी मिलता है, मतलब कुओं से पानी मिलता है, ट्यूबवेल से पानी मिलता है, पॉन्ड्स से पानी मिलता है, लेक से पानी मिलता है, रिवर से पानी मिलता है, डैम से पानी मिलता है, कैनाल से पानी मिलता है। तो बेसिकली ये आपके सोर्सेज ऑफ इरिगेशन हो गए। अब हम बात करते हैं कि पहले कौन से मेथड यूज किए जाते थे क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए और अब कौन से मेथड यूज किए जाते हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। पहले हम ट्रेडिशनल मेथड के बारे में पढ़ते हैं कि कौन से ऐसे मेथड्स थे जो पहले यूज किए जाते थे इरिगेशन के लिए। पहला आपने देखा होगा पुली सिस्टम, जो कुओं में वो एक चेन सी नहीं लटकी होती थी, हम ऐसे ऐसे रोप लगी होती थी, हम ऐसे ऐसे करके पानी निकालते थे। दैट वाज कॉल्ड एज मोट और पुली सिस्टम। फिर आता है चेन पंप सिस्टम। ये आपकी फिगर आपके बुक में दी गई है, आप देख सकते हैं। चेन पंप सिस्टम है, ढेकली सिस्टम था, राहत सिस्टम था। तो बेसिकली ये ट्रेडिशनल मेथड थे, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपकी बुक में दी गई है, आप वहां से देख सकते हो। मेन जो है वो अब जो मेथड यूज होते हैं आपके वो अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मेथड है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? स्प्रिंकलर सिस्टम आपने पार्क्स वगैरह में देखा होगा। अगर आप दोपहर में जाए पार्क्स में तो एक ऐसे करके छोटा सा ना एक ग्राउंडेड एक मशीन लगा होता है, वो ऐसे ऐसे करके पानी दे रहा होता है। पहले यहाँ पानी देगा, फिर इधर को रोटेट होगा, फिर इधर को रोटेट होगा, तो इधर का पानी दे दिया, फिर इधर पानी दे दिया, फिर इधर पानी दे दिया। ऐसे ऐसे जैसे उसका माउथ घूमता जाएगा मशीन का, वो उधर उधर पानी देती जाएगी। तो दैट्स कॉल्ड, उस मशीन को हम बोलते हैं या उस सिस्टम को हम बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है। कहाँ कहाँ यूजफुल होता है? यूजफुल ऑन अनइवन लैंड। जहां लैंड अनइवन नहीं है वहां हम स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? लॉन्स में यूज कर सकते हैं। लॉन्स मैंने बोला था। कॉफी प्लांटेशन, आप अगर कभी कॉफी प्लांटेशन गए हो, कॉफी जहाँ कॉफी उगती है तो वहां स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज किया जाता है। समझ में आ गया? आपने पार्क्स में देखा होगा, इतने इतने ग्राउंडेड, इतनी इतनी ऊपर बस होते हैं, ग्राउंड से थोड़ा इतना ऊपर होती है वो मशीन, और वो ऐसे जहां जहां उसका माउथ करेगा वो वहां वहां पानी स्प्रिंकल करता रहेगा। स्प्रिंकल मतलब ऐसे ऐसे बिखेरता रहेगा। यहाँ माउथ होगा तो यहाँ सारा लैंड कवर हो जाएगा, इधर की तरफ माउथ तो उसका माउथ रोटेटिंग हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड ड्रिप सिस्टम की। ड्रिप मतलब ड्रॉप की तरह गिरते रहना। ड्रिप मतलब ड्रॉप की तरह गिरते रहना। Water falls drop by drop near roots.
वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर रूट्स। जो ट्री होगा या जिसके पास भी आप ये ड्रिप सिस्टम लगाएंगे या ड्रिप मशीनरी लगाएंगे, उसकी जड़ों में ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जाता रहेगा। ठीक है, यूजफुल फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। देखिए कुछ ऐसा नहीं होता, कई बार होता है कि पूरी लैंड के अंदर कभी एक पौधा ऐसा रह जाता है जिसको प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता या कुछ ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है, तो उस चीज के लिए हम ड्रिप सिस्टम का यूज करते हैं। हम उस प्लांट के पास या उस ट्री के पास हम ये ड्रिप सिस्टम की मशीन लगा देते हैं ताकि उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी मिलता रहे, उसकी जड़ों को ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी मिलता रहे। एक इंपॉर्टेंट नोट है, ये आपकी बुक में भी गिवन है, इट्स अ बून। बून का मतलब होता है वरदान। इट्स अ बून फॉर प्लेस वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। ठीक है, अब आपको कई बार जहाँ पे पानी, ये कहने का मतलब यह है, ये वरदान है उन जगहों के लिए जहाँ पे पानी की किल्लत चल रही है, जहाँ पे पानी की दिक्कत चल रही है। तो जहाँ पानी पूरा नहीं पहुंचा, पानी है ही नहीं, वहां आप अपनी क्रॉप कैसे उगा सकते हो, आप उसको कैसे इरिगेट करोगे, वहां आप ड्रिप सिस्टम के थ्रू उसको इरिगेट करोगे। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ वाला पार्ट, प्रैक्टिस आपकी खत्म हुई। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ प्रैक्टिस पे, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। इरिगेशन के बाद क्या होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वीड्स क्या होती हैं। अनडिजायरेबल प्लांट आर कॉल्ड एज वीड्स। ऐसे प्लांट जो, मान लीजिए गेहूं की फसल उग रही है और गेहूं की फसल के साथ एक ऐसा प्लांट उगाया जो कि गेहूं है ही नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वीड, अनडिजायरेबल प्लांट। और वीड को काटना बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि वीड्स बाकी जो क्रॉप को खाना मिल रहा है वो उनसे खाना खींच के अपने आप की ग्रोथ में लगा लेता है। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू कट द वीड। ठीक है, रिमूवल ऑफ वीड्स को क्या बोलते हैं, अगर हम रिमूव कर रहे हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वीडिंग। क्या बोलेंगे, वीडिंग। रिमूवल ऑफ वीड्स को क्या बोलते हैं, वीडिंग। ठीक है, पॉइंट्स मैंने वीड्स के लिखे हुए हैं, बस यही आप कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। वीड्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ से पहले ही हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, केमिकल्स यूज कर से। कौन सा केमिकल है वो, 2,4-डी, 2,4-डी। इस केमिकल को और क्या बोलेंगे हम, वीडीसाइड्स। इन केमिकल्स को और क्या बोलेंगे, वीडीसाइड्स। कौन सा केमिकल यूज होता है, 2,4-डी। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वीडीसाइड। केमिकल्स को कौन सा केमिकल जो कि वीड्स को कंट्रोल कर सकता है, उस केमिकल्स को हम क्या नाम देंगे, वीडीसाइड्स। केमिकल कौन सा है, 2,4-डी। ठीक है, बेस्ट टाइम। अब बेस्ट टाइम कौन सा पता चलेगा कि अब हमें वीड्स को मतलब कट कर देना चाहिए, वीड को कब रिमूव करना चाहिए, जब वो, वीड्स में भी फ्लावर्स और सीड्स होते हैं, जब वो फ्लावर्स या सीड्स देने लगते हैं, जब वो उसमें फूल उगने लग जाए ना, मतलब गेहूं की आप फसल उगा रहे हो, उसमें एक वीड, एक ऐसा प्लांट उगा है जिसमें फूल उग रहे हैं या हल्के हल्के सीड्स दे रहे हो, तो उस टाइम आप उसको काट सकते हो। रिमूवल ऑफ वीड्स को क्या बोलेंगे, वीडिंग। जो केमिकल्स हम यूज कर सकते हैं ताकि वीड्स ना होगे उसको बोलते हैं हम वीडीसाइड्स, उन केमिकल्स को बोलते हैं वीडीसाइड्स। और बेस्ट टाइम कौन सा है, जब उसको हम काट सकते हैं, कब, उसके जब वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करने लगे या सीड्स, तब आप उसको काट दीजिए। नाउ वीडीसाइड्स, जो केमिकल्स हम यूज करते हैं, उनको आप डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, उनको आपको एक लिमिटेड अमाउंट के पानी के साथ मिक्स करके उनको स्प्रे करना होता है ताकि वीडीसाइड की ग्रोथ, ताकि वीड्स की ग्रोथ ना हो। ये क्या करता है, आप प्लीज ये याद रखना कि केमिकल यूज हो रहा है तो ये नहीं सोचना कि क्रॉप की ग्रोथ पे या प्रोडक्शन पे कुछ असर पड़ेगा, नहीं, इट डज नॉट अफेक्ट द क्रॉप ग्रोथ एंड प्रोडक्शन। ये क्रॉप की ग्रोथ को तो कोई हार्म नहीं पहुंचाता, बट इट अफेक्ट्स दी हेल्थ ऑफ फार्मर। जो फार्मर वीडीसाइड या केमिकल को स्प्रे कर रहा होगा वीड्स को मारने के लिए, उसकी हेल्थ पे जरूर असर पड़ेगा। तो कौन से उसको प्रिकॉशंस लेने हैं वो भी मैंने लिख रखा है। कवर नोज एंड माउथ विद पीस ऑफ क्लोथ, कवर नोज एंड माउथ विद पीस ऑफ क्लोथ वाइल स्प्रेइंग वीडीसाइड। वीडीसाइड को स्प्रे करते हुए उस फार्मर को, जो फार्मर वीडीसाइड स्प्रे कर रहा है, उसको अपना माउथ और नोज कवर रखना है ताकि उसकी हेल्थ पे फर्क ना पड़े। याद रखिएगा, वीडीसाइड का प्लांट्स पर कोई असर नहीं होता,
वो वीड्स को मारने के लिए काम, वो वीड्स को खत्म करने के लिए ठीक है और बाकी क्रॉप्स पे कोई असर नहीं होता, बट जो फार्मर उसे स्प्रे कर रहा होता है उसकी हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है। तो कौन से प्रिकॉशन लेने हैं फार्मर को, उसको अपना नाक और अपना मुंह एक कपड़े से बांध के उस चीज को स्प्रे करना है। बात करेंगे अपने 6 स्टेप की, जो प्रैक्टिसेस में 6 स्टेप आता है वो आता है हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, बेसिकली हार्वेस्टिंग का मतलब होता है क्रॉप की कटिंग। क्रॉप पूरी उग चुकी है, अब हम क्रॉप की करेंगे कटिंग। सो कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर, जब वो मेच्योर हो जाए, जब आपको लगे कि अब ये पूरी फसल पक चुकी है, इसको काटने का वक्त आ गया है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग। कितना टाइम लगता है, अगर ड्यूरेशन की बात करें, यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मेच्योर। एक सीरियल क्रॉप को कितना टाइम लगता है, यूजुअली टेक्स 3 to 4 months, 3 से 4 महीने में हम पहले 5 स्टेप कर लेंगे और 6 स्टेप जो हार्वेस्टिंग है वो 4 months के बाद हम उसकी कटिंग आराम से कर सकते हैं। अब आते हैं कि कैसे की जाती है हार्वेस्टिंग, कौन से टूल्स यूज होते हैं, हम इसमें वो पढ़ेंगे। आइदर बाय सिकल, आपने सिकल एक वो देखा होगा ऐसे करके, एक स्फीयर टाइप एक होता है, ठीक है, उससे हम ऐसे ऐसे करके काटते हैं, उसको बोलते हैं सिकल, आपकी बुक में पिक्चर भी दी हुई है। और बाय अ मशीन, अगर हम मशीन की बात करें, कॉल्ड एज हार्वेस्टर, एक मशीन भी आती है जिसको हम बोलते हैं हार्वेस्टर, उससे भी आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। या तो सिकल से कर सकते हैं, या मशीन से करना है तो हार्वेस्टर से कर सकते हैं। In the harvested crop, it is very much essential that the grain seeds need to be separated from the shaft. Harvested crop में क्या होता है, जब प्लांट उगता है तो उसके आसपास एक कवरिंग भी उतरती है, तो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि जो ग्रेन सीड है हमारा, जो हमारा एक्चुअल फसल है, उसको उसके छिलके से अलग करके हमें काटना है। तो इस सारे प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, थ्रेशिंग। इस सारे प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, थ्रेशिंग। जब हम ग्रेन सीड्स को शाफ्ट के साथ सेपरेट करते हैं, ग्रेन सीड को शाफ्ट के साथ सेपरेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग के लिए कौन सी मशीन यूज की जाती है, कंबाइन। कौन सा मशीन यूज किया जाता है, कंबाइन। हार्वेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है सिकल और हार्वेस्टर। जब हमें ग्रेन सीड से शाफ्ट को अलग करना है, तब कौन सी चीज तब उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। और थ्रेशिंग के लिए कौन सी मशीन यूज की जाती है, कंबाइन। ठीक है, आगे बात करते हैं फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड। अच्छा, ये जो ऊपर वाला सारा प्रोसेस है, ये बड़ी लैंड्स पे, जब वो बहुत बड़ी फसल उगी हो, बहुत बड़ी जगह हो, तब हम लोग ये कंबाइन या हार्वेस्टर यूज करते हैं। जो लोग मतलब स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड है, जिनके पास मान लो थोड़ी सी जगह है, वो कैसे सेपरेशन करेंगे ग्रेन सीड्स और शाफ्ट का, कैसे करेंगे, कौन सी चीज के कौन से टूल से यूज को करेंगे, दैट्स कॉल्ड एज विनोइंग। उसको क्या बोलते हैं, विनोइंग। तो आपको हार्वेस्टिंग का मतलब समझ में आ गया। हार्वेस्टिंग किससे, हार्वेस्टिंग मतलब कटिंग ऑफ द क्रॉप जब वो मेच्योर हो जाए। कितना टाइम लगता है, 3 से 4 महीने लगते हैं। कौन सी मशीन से किया जाता है, हार्वेस्टर से किया जाता है, सिकल से भी कर सकते हैं, हार्वेस्टर से भी कर सकते हैं। अब हार्वेस्टिंग के दौरान क्रॉप के ऊपर, क्रॉप के साथ क्या होता है कि उसकी कवरिंग भी आ जाती है। तो सीड को कवरिंग से अलग करने के लिए हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, थ्रेशिंग करते हैं। थ्रेशिंग कौन से टूल से होती है, कंबाइन से होती है। ठीक है, और अगर फार्मर के पास स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड है, तो सेपरेशन किससे होगी, विनोइंग से। किससे होगी, विनोइंग से। अब हम आते हैं अपने लास्ट स्टेप के ऊपर कि हार्वेस्टिंग हो गई, फसल कट गई, अब आप उसे स्टोर करोगे। ये तो है नहीं कि सारी की सारी एक साथ बेच दोगे, कुछ स्टोर भी करोगे। तो स्टोरेज इज एन, अब हम पढ़ेंगे स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। दूसरी बात, आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, जब आप अपनी फसल स्टोर कर रहे हो, क्या मतलब, कौन सा पॉइंट याद रखना है। बात ये होती है, जो जब हम नई नई फसल होती है ना, जब हार्वेस्ट करके हम नई नई फसल लाते हो, तो उसमें मॉइस्चर बहुत होता है। अगर मॉइस्चर ज्यादा है, तो जितने इंसेक्ट्स हैं, रैट्स हैं, या बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, वो इजीली
हार्वेस्टेड क्रॉप को खराब कर देंगे अगर आप उसको प्रॉपरली स्टोर नहीं करोगे। ठीक है, तो ऐसा क्या करें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बाकी सारी चीजें या इंसेक्ट्स या फंगाई या बैक्टीरिया उसको हार्म ना करें। हार्वेस्टेड क्रॉप में मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर की वजह से ये सारी चीजें अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए, स्टोर करने से पहले आपको अपनी सारी क्रॉप को सुखाना है। किसमें? सनलाइट में। आप जब सनलाइट में उसको सुखाओगे, हार्वेस्टेड क्रॉप को सुखाना बहुत जरूरी है ताकि जो माइक्रो ऑर्गेन ताकि उसका जो मॉइस्चर है वो थोड़ा कम हो जाए और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, हार्वेस्टेड क्रॉप की तरफ अट्रैक्ट ना हो। और ड्राई होने के बाद आप उसको इजीली स्टोर कर सकते हो। यही मैंने बात लिखी है, ग्रेन्स शुड बी प्रॉपरली ड्राइड। Grains should be properly dried in the sun to reduce moisture in them. Reduce moisture कम होगा तो बाकी जो बैक्टीरियाज है, फंगाई है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इंसेक्ट्स है, रैट्स है और भी बहुत सारे हैं, तो वो ग्रेन्स को खराब नहीं करेंगे। अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा तो वो अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा कि वो फसल आपकी खराब कर देंगे, फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए आपको पहले उसको ड्राई करने की बहुत जरूरत है। किसमें ड्राई करना है? सनलाइट के अंदर, ताकि मॉइस्चर कम हो जाए। ठीक है, हार्वेस्टेड क्रॉप में मॉइस्चर ज्यादा होता है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, मॉइस्चर ज्यादा होगा तो बाकी जो इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, फंगाई वो अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा कि आपकी फसल खराब कर देंगे। और अगर आप चाहते हो कि फसल खराब ना हो तो उसको आपने प्रॉपरली ड्राई करना है। क्यों ड्राई किसमें करना है? सनलाइट के अंदर। क्यों करना है? ताकि मॉइस्चर कम हो सके। मॉइस्चर कम होगा तो बाकी चीजें उसको अट्रैक्ट नहीं, बाकी और उस चीजें उस पे अट्रैक्ट नहीं होंगी। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स। आपने देखा होगा वो ब्राउन ब्राउन कलर के बैग्स होते हैं। आप अगर कभी अनाज मंडी वगैरह कभी गए हो तो आपने देखा होगा वो जो अनाज वगैरह या कोई भी तरह का आपका क्रॉप होता है वो एक ब्राउन कलर के जूट बैग में होता है। तो वो जूट बैग्स में फार्मर को ग्रेन स्टोर करते हैं जूट बैग्स के अंदर या मेटालिक बिन्स के अंदर। पहले के टाइम में, अब तो ऐसा नहीं होता। अगर आप कहीं जाएंगे अनाज मंडी वगैरह में या फिर आपको वहां नजर आएंगे इतने इतने मेटालिक बिन्स होते हैं। ठीक है, उसमें गेहूं, चावल ये सब रखा हुआ होता है। तो फार्मर्स कहाँ कहाँ स्टोर करते हैं अपने ग्रेन्स? जूट बैग्स के अंदर या फिर मेटालिक बिन्स के अंदर। अगर ये तो छोटी स्टोरेज की बात हो गई, अगर लार्ज स्टोरेज की बात करें, लार्ज स्केल स्टोरेज की बात करें तो वो कहाँ पे होती है? सिलोज और ग्रैंडरीज के अंदर। सिलोज होता है एक बड़ा सा टावर जहाँ पे ये सब रखा जाए, या ग्रैंडरीज एक लार्ज बिल्डिंग जहाँ पे आपका अनाज रखा जाता है। अब हम बात करेंगे आपके लास्ट कंसेप्ट की, जो आपके फर्स्ट चैप्टर का जो लास्ट कंसेप्ट है। बेसिक प्रैक्टिसेस सारी खत्म हो गई हैं हमारी। जो एक कंसेप्ट आपकी बुक में दिया गया है दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें कौन से फूड मिलते हैं एनिमल्स से। कौन से फूड मिलते हैं? मिल्क काउ से मिलता है, एग हेन से मिलता है, फिश को हम खा के अपना पेट भर सकते हैं, फिश ऑयल मिलता है फिश से। तो बेसिकली और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्रैब है, ये खा के हम अपने आप को लाइव रख सकते हैं। तो बेसिकली बहुत से फूड है जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली इसी पे बेस्ड है। फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। हमें फूड मिलता है एनिमल से, फॉर विच एनिमल्स आर रियर्ड। ताकि फूड हमें एनिमल से मिलता है इसलिए हम एनिमल्स को रियर करते हैं। रियर का मतलब है पालते हैं। ठीक है, हमें फूड मिलता है इसलिए हम एनिमल्स को पालते हैं। इस सारे प्रोसेस को जब हम एनिमल्स को पालते हैं ताकि हमें उससे फूड मिले, उस चीज को क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। जब हम किसी एनिमल को पालते हैं उस प्रॉफिट में या उस सोच में कि हमें इससे फूड मिलेगा, उस चीज को क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ आपका होता है टॉपिक खत्म। चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट खत्म होती है। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।